Hello everyone, welcome to EduTap. So in today's CAP Foundation series, we'll be discussing the topic prospectus. तो जब भी एक पब्लिक कंपनी को शेयर्स बेचने हैं, डिबेंचर्स बेचने हैं, कोई भी सिक्योरिटीज बेचनी है, तो उन्हें एक डॉक्यूमेंट इशू करना पड़ता है पब्लिक को, जिसे प्रोस्पेक्टस बोला जाता है। तो प्रोस्पेक्टस की कैटेगरी में रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस भी आते हैं, शेल्फ प्रोस्पेक्टस भी आते हैं, या कोई भी ऐसा नोटिस, सर्कुलर या एडवर्टाइजमेंट आता है जिससे कंपनी पब्लिक को इनवाइट करती है कि आओ और हमारे शेयर्स को या डिबेंचर्स को या जो भी हमारी सिक्योरिटीज लिस्टेड है प्रोस्पेक्टस में, उन्हें सब्सक्राइब करो। तो प्रोस्पेक्टस के अंदर क्या क्या इन्फॉर्मेशन होती है? कंपनी के बारे में इन्फॉर्मेशन होती है, मैनेजमेंट टीम के बारे में इन्फॉर्मेशन होती है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में कौन है, एक्सपर्ट्स कौन है, सिक्योरिटीज़ कौन सी ऑफ़र की जा रही हैं कंपनी के द्वारा, और उन पैसों से जो भी शेयर्स सब्सक्रिप्शन के थ्रू पैसा आएगा उनका क्या किया जाएगा, और जो भी मेजर डिसीजन लेने के लिए इंफॉर्मेशन एक सब्सक्राइबर को ज़रूरत है, वो सारी इंफॉर्मेशन प्रोस्पेक्टस में प्रोवाइड की जाती है। उसके बाद मैंने आपके सामने दो टर्म्स यूज़ किए कि प्रोस्पेक्टस की कैटेगरी में रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस भी आता है, शेल्फ प्रोस्पेक्टस भी आता है। अब रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस क्या है? ये एक ऐसा प्रोस्पेक्टस है जिसमें कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई है सिक्योरिटीज़ के बारे में। अगर एक कंपनी शेयर्स इशू कर रही है, प्रोस्पेक्टस में सारी इन्फॉर्मेशन दे रही है, लेकिन ये नहीं बता रही कि प्राइस क्या होगा उन शेयर्स का और क्वांटम क्या होगा उन शेयर्स का, कितने शेयर्स इशू किए जा रहे हैं, ठीक है। और ये जो रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस है, ये रजिस्ट्रार के पास फाइल होता है 3 days प्रायर टू द ओपनिंग ऑफ द सब्सक्रिप्शन। तो एट लीस्ट सब्सक्रिप्शन होने से 3 दिन पहले ये रजिस्ट्रार के पास फाइल होना चाहिए रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस। दूसरा एक प्रकार है शेल्फ प्रोस्पेक्टस। नॉर्मली जब एक प्रोस्पेक्टस इशू किया जाता है, एक पर्टिकुलर टाइप की सिक्योरिटीज़ के लिए इशू किया जाता है कि ये हमारा प्रोस्पेक्टस है, इसमें हम ये टाइप के शेयर्स की इशू की बात कर रहे हैं। अब जितनी बार भी सिक्योरिटीज इशू होंगी उतनी बार प्रोस्पेक्टस इशू होगा, एंड इट इज़ वेरी टाइम कंज्यूमिंग एंड इट इज़ वेरी कॉस्टली अफेयर प्रोस्पेक्टस जारी करना, और बहुत लंबा ये प्रोसेस होता है। तो हो सकता है एक कंपनी ने 1 महीने में शेयर्स इशू करने हो, और 2-3 महीने बाद डिबेंचर्स इशू करने हो, 2-3 महीने बाद फिर कोई और सिक्योरिटी इशू करनी हो। बार बार प्रोस्पेक्टस जारी करना बहुत मुश्किल है, टाइम कंज्यूमिंग है, और कॉस्ट इफेक्टिव भी नहीं है। तो यहाँ पे फिर इन पिक्चर आता है शेल्फ प्रोस्पेक्टस, जहाँ पे एक ही बार आप शेल्फ प्रोस्पेक्टस एक जारी कर देते हो, और उसी प्रोस्पेक्टस के अंदर आप 2-3 बार सिक्योरिटीज इशू कर सकते हो। एक ही प्रोस्पेक्टस है, उसी प्रोस्पेक्टस को यूज़ करके आप लोगों को इनवाइट करते हो सिक्योरिटीज़ सब्सक्राइब करने के लिए, लेकिन एक से ज़्यादा इश्यूज़ के लिए, एक से ज़्यादा बार आप सिक्योरिटीज़ इशू कर रहे हो। और ये शेल्फ प्रोस्पेक्टस इंडिया में सेबी ने बोला है कि 1 ईयर के लिए वैलिड है, कि अगर 1 अक्टूबर को प्रोस्पेक्टस जारी किया तो अगले साल के 1 अक्टूबर तक वो प्रोस्पेक्टस आपका जो है वैलिड रहेगा। और 2-3 बार सिक्योरिटीज इशू हो जाती हैं, बार बार हर सिक्योरिटी के लिए नया प्रोस्पेक्टस जारी नहीं किया गया है। अब ये जो प्रोस्पेक्टस इशू होता है, ये पब्लिक कंपनीज यूज करती हैं, प्राइवेट कंपनीज कैन नॉट इशू प्रोस्पेक्टस टू रेज फंड्स फ्रॉम द पब्लिक, क्योंकि जो प्राइवेट कंपनीज हैं उनमें शेयर ट्रांसफरेबिलिटी बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्टेड रहती है। ओके। अब कौन से ऐसे एरियाज है जहाँ पे प्रोस्पेक्टस को इशू करना रिक्वायर्ड नहीं है, कि बिना प्रोस्पेक्टस इशू किए भी चल जाएगा? तो सबसे पहले, अगर आप किसी पर्सन को इनवाइट कर रहे हो अंडर दी अंडरराइटिंग अग्रीमेंट, या फिर कोई ऐसा अरेंजमेंट है अंडरराइटिंग का जिसमें आप उसे बोल रहे हो कि आप शेयर्स को सब्सक्राइब करो या परचेज कर लो। तो देखो, कंपनी जब अपने शेयर्स इशू करती है तो देर इज़ अ मिनिमम सब्सक्रिप्शन रिक्वायरमेंट, कि अगर एक कंपनी शेयर्स इशू कर रही है तो उस इशू का 90% जो भी शेयर्स कंपनी बेच रही है, 90% सब्सक्राइब होना चाहिए। इशू नहीं होता तो माना जाता है कि मिनिमम सब्सक्रिप्शन नहीं हुआ और इशू कैंसिल कर दिया जाता है। तो ऐसी सिचुएशन से बचने के लिए कि इशू कैंसिल ना हो, अंडरराइटर्स को हायर किया जाता है जो आपके इशू को फुली सब्सक्राइब होने में हेल्प करते हैं, और अगर कोई रह जाती है कसर तो फिर बाकी के शेयर्स वो खरीदते हैं। तो अंडरराइटिंग अग्रीमेंट के लिए इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस की ज़रूरत नहीं है। अगर आप अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स या डिबेंचर होल्डर्स को
शेयर्स ऑफर कर रहे हो तब भी नया प्रोस्पेक्टस जारी करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद अगर आप ऐसे शेयर्स और डिबेंचर्स बेच रहे हो जो ऑलरेडी आपने उस कैटेगरी के बेचे हुए हैं, एग्जैक्टली सेम वैसे शेयर्स या डिबेंचर्स आपने बेचे हुए हैं और वो लिस्टेड है स्टॉक एक्सचेंज पे, किसी रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज पे, तब भी नया प्रोस्पेक्टस जारी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, तो कंप्लायंस की भी कुछ ज़रूरत है, प्रोस्पेक्टस से रिलेटेड कुछ चीज़ें। सबसे पहले तो डेटेड होना चाहिए प्रोस्पेक्टस, और प्रोस्पेक्टस कंपनी की इनकॉर्पोरेशन के बाद ही जारी किया जा सकता है। जब भी कोई एप्लीकेशन फॉर्म भेजता है कंपनी के पास शेयर्स खरीदने के लिए, तो उसके पास एक कॉपी ऑफ प्रोस्पेक्टस भी अटैच्ड होना चाहिए है। जो भी उस प्रोस्पेक्टस में मेंशन्ड है कि ये डायरेक्टर है या ये प्रपोज टू बी डायरेक्टर है, सबका साइन होना चाहिए प्रोस्पेक्टस पे जब प्रोस्पेक्टस कंपनी इशू करती है। फिर जो प्रोस्पेक्टस, उसमें स्टेटमेंट ऑफ एक्सपर्ट भी दी जाती है। तो ये जो एक्सपर्ट है जो स्टेटमेंट देता है प्रोस्पेक्टस में, ये किसी भी प्रकार से कंपनी के साथ एंगेज्ड नहीं होना चाहिए पहले, और उसकी फॉर्मेशन में, प्रमोशन में, मैनेजमेंट में इंटरेस्टेड नहीं होना चाहिए वो एक्सपर्ट। उसके बाद जो प्रोस्पेक्टस है ये रजिस्ट्रार के पास फाइल होता है, रजिस्टर्ड होता है, लेकिन रजिस्ट्रार के पास फाइल होने के 90 दिन के अंदर अंदर शेयर्स इशू करने होते हैं, शेयर सब्सक्रिप्शन ओपन करना होता है। अगर 90 दिन से ज़्यादा हो गए तो फिर वो इनवैलिड हो जाता है जो आपका इशू है। सो इनवैलिड इफ इट इज इशूड मोर देन 90 डेज आफ्टर द डेट ऑन विच अ कॉपी देयर ऑफ इज डिलीवर्ड टू द रजिस्ट्रार। तो रजिस्ट्रार को इशू किया, उसके 90 दिन के अंदर अंदर अपना जो सब्सक्रिप्शन है ओपन कर दो, शेयर्स इशू कर दो। अब प्रोस्पेक्टस में आपने मल्टीपल स्टेटमेंट्स दी होती हैं, इन्फॉर्मेशन दी है, जिसके बेसिस पे पर्सन डिसाइड करता है कि मैं इस कंपनी के शेयर्स खरीदूं या ना खरीदूं। अब अगर कोई मिस स्टेटमेंट होती है, कोई झूठ बोला जाता है प्रोस्पेक्टस के अंदर, तो दो अलग अलग लोगों के अगेंस्ट रेमेडी मिलती है सब्सक्राइबर को। एक तो कंपनी के अगेंस्ट रेमेडी, एक जो प्रमोटर्स या एक्सपर्ट्स मेंशन है प्रोस्पेक्टस में उनके खिलाफ भी रेमेडी मिलती है। देखो कंपनी के खिलाफ क्या रेमेडी, एक तो अपना कॉन्ट्रैक्ट रिसेंड कर ले, वो वापस कर ले। उसके बाद कंपनी से डैमेजेस भी क्लेम किए जा सकते हैं, चाहे फ्रॉडुलेंटली गलत इन्फॉर्मेशन दी गई हो या गलती से गलत इन्फॉर्मेशन दे दी गई, लेकिन शेयर सब्सक्राइबर क्लेम कर सकता है डैमेजेस। दूसरा वो डैमेजेस क्लेम कर सकता है, फाइल कर सकता है केस प्रमोटर्स या एक्सपर्ट्स के खिलाफ जो इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस के अंदर रिस्पॉन्सिबल थे। और ये जो प्रमोटर्स और एक्सपर्ट्स के खिलाफ लाइबिलिटी होती है, सिविल लाइबिलिटी भी हो सकती है, क्रिमिनल लाइबिलिटी भी हो सकती है। तो क्रिमिनल लाइबिलिटी में फाइन और पनिशमेंट दोनों दिए जा सकते हैं एक्सपर्ट्स और प्रमोटर्स को। अगर ये पाया जाता है कि फ्रॉड किया गया है तो 6 महीने से 10 साल तक की सज़ा हो सकती है। और फाइन जो है, जो फाइन लगता है, जितना फ्रॉड का अमाउंट है या तो उतना फाइन लगेगा, या फिर जितना अमाउंट इन्वॉल्व है उसका 3 टाइम्स तक का भी फाइन लग सकता है। और अगर ये पता लगे कि ये जो फ्रॉड है ये पब्लिक कंसर्न को, पब्लिक इंटरेस्ट को भी इम्पैक्ट करता है, तो 3 साल तक की जेल आराम से हो सकती है। ओके, तो अब इससे रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज कर लेते हैं। व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन अ शेल्फ प्रोस्पेक्टस एंड अ ट्रेडिशनल प्रोस्पेक्टस? शेल्फ प्रोस्पेक्टर ओनली फॉर डेट सिक्योरिटीज, ऐसा कुछ नहीं है, शेयर्स के लिए भी शेल्फ प्रोस्पेक्टस इशू हो सकता है। शेल्फ प्रोस्पेक्टस इज नेवर फाइल्ड विद रेगुलेटरी अथॉरिटीज, ऐसा कुछ नहीं है, रजिस्टर तो इसको भी करवाना ही पड़ता है। Shelf prospectus allows for registration of securities that can be sold over an extended period, while an traditional prospect is for immediate offering. ये स्टेटमेंट जो है ये सही तरीके से डिफरेंस बताती है। ट्रेडिशनल प्रोस्पेक्टस में क्या होता है कि अभी जो उसके अंदर लिस्टेड सिक्योरिटीज हैं वो इशू की, प्रोस्पेक्टस का काम खत्म। शेल्फ प्रोस्पेक्टस के अंडर ही मल्टीपल सिक्योरिटीज आप सेल कर सकते हो, मल्टीपल इश्यूज कवर करता है शेल्फ प्रोस्पेक्टस। तो सी जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अगला है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस द इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस इज नॉट रिक्वायर्ड? कहाँ पे रिक्वायर्ड नहीं है? जहाँ पे अंडरराइटिंग अग्रीमेंट करना हो शेयर्स के लिए वहाँ पे भी रिक्वायर्ड नहीं है। एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स या डिबेंचर होल्डर्स को शेयर्स ऑफर करने हैं, सिक्योरिटीज ऑफर करने हैं, तब भी ज़रूरत नहीं है। या आप ऐसे शेयर्स डिबेंचर्स बेच रहे हो जो ऑलरेडी आप इशू कर सके हो सेम वैसे, और वो रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड है। तो तीनों ही यहाँ पे सही है, तीनों केसेस में प्रोस्पेक्टस इशू करने की जरूरत नहीं है, तो डी जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अगला है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस? टू प्रोवाइड डिटेल्ड इंफॉर्मेशन टू इन्वेस्टर्स, to solicit orders from potential investors, to inform investors about the company products, या फिर to create hype and excitement। तो रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस होता है कि पोटेंशियल इन्वेस्टर्स से
ऑर्डर सॉलिसिट कर लिए जाएं। तो बी जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर है। आखिरी क्वेश्चन है, शेल्फ प्रोस्पेक्टस इज अ प्रोस्पेक्टस विच इनेबल्स एन इशूअर टू मेक अ सीरीज ऑफ इशूज विद इन अ पीरियड ऑफ डैश विदाउट नीड फॉर फाइलिंग अ फ्रेश प्रोस्पेक्टस एवरी टाइम। तो एक बार जब आप शेल्फ प्रोस्पेक्टस इशू करते हो तो सेबी ने बोला है कि वो 1 साल तक के लिए वैलिड होता है। तो 1A जो है करेक्ट आंसर है। तो ये हमारा आज का सेशन था। अगर आपको ये सेशन यूजफुल लगा है तो प्लीज़ गो अहेड एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल. You can also send a mail at hello@edutap.co.in and you can also call us on this number. So that's it for today. Thank you so much.